एवरीवन, दिस इज अजिता एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज। और हम हमारा जो क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, एज ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1830 ड्यूरिंग 1830 टू 1848, ठीक है। ये पूरा एक टाइम पीरियड है 1830 टू 1848। इस दौरान क्या क्या हुआ, कई सारे, जैसा कि नेम सजेस्ट एज द नेम सजेस्ट कि बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, कई सारे एरियाज में। क्योंकि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें उन्होंने क्या देखा, उसमें देखा रिवोल्यूशनरीज के बारे में कि किस तरह से जो रिवोल्यूशनरीज थे वो ओपनली फ्रांस में कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अंडरग्राउंड होकर के अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो उसी के चलते आगे क्या होगा, वो रिवोल्यूशनरीज आगे जा करके क्या करेंगे, रिवोल्यूशंस करेंगे, और उनको देख करके बाकी का जो रेस्ट ऑफ यूरोप है, ठीक है, वहाँ पे भी क्या होगा कि एक एज ऑफ रेवोल्यूशंस आएगी। मतलब कई सारे और भी जगह हैं, जैसे जर्मन स्टेट्स हो गया और इटालियन स्टेट हो गया, आयरलैंड है, पोलैंड है, इन सारी जगहों पे क्या होगा कि रेवोल्यूशंस होंगे, ठीक है। अभी इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा बेल्जियम और ग्रीस, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखो फर्स्ट जो अप्रैल था वो कब आया, कहाँ पे आया, तो सबसे फर्स्ट क्या हुआ, 1 अप्रैल टू प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। देखो 1830 में हम आ गए अचानक से, हम कहाँ पे थे, 1815 में थे, है ना। हम लोगों ने देखा कि जो नेपोलियन था उसको 1815 में क्या किया गया था, वाटरलू के वॉर में डिफीट कर दिया गया। डिफीट करने के बाद जो कंजर्वेटिव रिजीम था उसके हाथ में पावर आ गया। पावर कब आया, 1815 में, है ना। तो 1815 से 1830 तक उन लोगों ने मजे किए। जो मोनार्क्स, जो वापस मोनार्की को रिस्टोर किया गया था, तो उन लोगों ने आराम से मजे किए, किसी ने उनको कोई प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट नहीं की। लेकिन फिर अचानक से 1830 में क्या होगा, यहाँ पे अपील आया, एक मतलब एक लहर आई, एक वेव आई, सेकेंड वेव आ गई। सेकेंड वेव जैसे कोरोना की आई थी वैसे यहाँ पे सेकेंड वेव आ गई, क्योंकि फर्स्ट वेव हमारी आ चुकी थी। कब आई थी फर्स्ट वेव, 1789 में, है ना। 1789 में फ्रांस में फर्स्ट वेव जो थी इंडिपेंडेंस के लिए वो आ चुकी थी। लेकिन फिर वहाँ पे क्या हुआ था कि डायरेक्टरी आती है, और डायरेक्टरी को पहले स्टेट जनरल आता है, फिर जैकोबिन क्लब आता है, मतलब एक चेन हो, फिर डायरेक्टरी आती है, और डायरेक्टरी को ओवरटेक कौन करता है, नेपोलियन कर लेता है। फिर नेपोलियन को ओवरटेक कौन करता है, कौन हराता है, तो वो जो 4 कंट्रीज मिल करके उसको हराती हैं। फिर उसके बाद 15 ईयर्स तक ये लोग आराम से ऐश करते हैं, कोई इन्हें रोकता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, 1830 में यहाँ पे क्या होता है कि जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो वही अंडरग्राउंड होके काम कर रहे थे, वो लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे एकदम से रेवोल्यूशन ले आते हैं, एक रेवोल्यूशन आ जाती है। अब रेवोल्यूशन जो आती है उसमें क्या होता है, तो उसमें ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करते हैं, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी, ठीक है। 1 अप्रैल कब आया, 1830 में, एंड कंजर्वेटिव रिजीम ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवोल्यूशनरीज। जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे, ये लिबरल रिवोल्यूशनरीज कौन थे, कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एलीट क्लास के लोग थे, जो काफ़ी पढ़े लिखे, जो मतलब थर्ड स्टेट थी उसके जो पढ़े लिखे लोग थे वो थे इसमें, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं, ओवरथ्रो कर लेते हैं जो कंजर्वेटिव रिजीम है इसको, और क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब रहेगी। लुइस फिलिप जो फ्रांस में किंग बने थे, ठीक है, तो कहते हैं कि आप जो बर्बन डायनेस्टी के थे, जिसके कि वो थे लुइस 16 थे, लेकिन लुइस 16 को मार दिया गया था, याद होगा आपको, 1789 वाले टाइम में। तो उनके बाद में उनकी जो बर्बन डायनेस्टी थी, उसका जो अगला प्रिंस था लुइस फिलिप, वो किंग बने थे, ठीक है, वो राजा बने थे। तो ये अब इन्होंने कहा कि भाई राजा बनना है तो बने रहो, राजा तुम बने रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं, मोनार्की अपनी कंटिन्यू करो, लेकिन तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो फ्रांस में क्या होती है, 1830 में सेट हो जाती है, सेटअप होता है वापस से, है ना। और जो मोनार्कियल सिस्टम था, जो पूरी तरह से मोनार्की चल रही थी, जो ओल्ड रिजीम लेके एक बार फिर से आ गए थे कुछ चेंजेस के साथ में, तो उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, ओवरथ्रोन कर लिया जाता है। कौन करता है, तो लिबरल रेवोल्यूशनरी कर लेते हैं, ठीक है। आगे समझ यहाँ तक। अब यहाँ पे एक ड्यूक मैटरनिक का एक स्टेटमेंट आता है। क्या स्टेटमेंट आता है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस कभी छींक देता है तो बाकी का जो यूरोप है, बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन सबको कोल्ड हो जाता है, सबको ठंड लग जाती है ना। तो
उसका जो मतलब कहने का मतलब ये था कि ड्यूक मैटरनिक वही है जो अभी पहले भी जिन्होंने गुस्पी मैजनी के बारे में बोला था। तो कहने का मतलब उसका क्या था, कहने का मतलब ये था कि जो भी फ्रांस में होता है उसका इम्पैक्ट जो है वो रेस्ट ऑफ यूरोप पे देखने को मिलता है, और वैसा ही यहाँ भी वैसा ही मतलब यहाँ पे भी होने वाला है। यहाँ भी उसका इम्पैक्ट भी तुरंत देखने को मिलने वाला है, ठीक है। दिस लेड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट हुई फ्रांस में, दिस लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूके नीदरलैंड्स। और इसको देखते हुए क्या किया गया, जो यूके था, यूके के अंडर में, यूके नीदरलैंड्स के अंडर में क्या था, बेल्जियम था, ठीक है। तो अब बेल्जियम में भी रिवोल्यूशन हो गया और बेल्जियम जो है वो यूके नीदरलैंड से फ्री हो गया। ये कब बना था, यूके नीदरलैंड के अंदर कब आया था बेल्जियम, तो जब जो ये 1815 में था ना कि फ्रांस अब वापस से एक्सपांसन न कर पाए, इसलिए फ्रांस के जो फ्रांस का जो ये किनारे का बॉर्डर एरिया था, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स बनाए गए थे छोटे छोटे, ठीक है। तो उसी में था ये बेल्जियम, और इसका कंट्रोल किसका था, यूके नीदरलैंड्स का। तो इससे क्या हुआ, यूके नीदरलैंड से ये फ्री हो गया, ठीक है। इसने मतलब रेवोल्यूशन करी और ये इससे फ्री हो गया। जब फ्रांस को देखते हुए सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ा वो किस पे पड़ा, तो बेल्जियम पे पड़ा, ठीक है। अब बेल्जियम के बाद क्या हुआ, इवेंट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अक्रॉस यूरोप। और इस इवेंट ने ये मतलब फ्रांस में कुछ हुआ, फ्रांस का इम्पैक्ट पड़ा बेल्जियम पे, तो इसको देखते हुए बाकी का जो फ्रांस का जो रेस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज थी, जो यूरोप की बाकी की जो कंट्रीज थी, उन पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन इन 1821 में क्या हुआ, अब यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे 30 था, फिर यहाँ 1821 आ गया। 21 इसलिए कि ग्रीस जो है, ग्रीस जो कंट्री थी, ग्रीस जो है ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। जो ओटोमन एम्पायर है उसके अंडर कंट्रोल था ग्रीस। अब ग्रीस था क्या, तो ग्रीस जो भी ग्रीक लोग हैं उनके लिए ग्रीस जो है वो क्या है, द क्रेडल ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन है ना। वो जो ग्रीक्स हैं वो ग्रीस को अपनी सिविलाइजेशन का क्या देखते हैं, एक पालने के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1821 में जो यहाँ के जो ग्रीक्स थे, जो बाहर रहते थे, जैसे एक्साइल दे दिया जाता था ना। जो ओटोमन एम्पायर मतलब ये मुस्लिम एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर जो प्रेजेंट डे टर्की वगैरह वाला एरिया है उसको ओटोमन एम्पायर बोलते थे, ठीक है। तो ओटोमन, अब ये मुस्लिम्स के कंट्रोल में क्या था, ग्रीस था। इनका कल्चर अलग, इनका कल्चर अलग, मतलब ओटोमन एम्पायर मुस्लिम को फॉलो करने वाले, ये लोग ग्रीस मतलब कैथलिक्स को फॉलो करने वाले, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि ये जो ओटोमन एम्पायर के लोग थे, ये इनकी जो सेंटिमेंट्स थे, इनकी जो फीलिंग थी, जो इनका कल्चर था, उसको क्या कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, खत्म कर रहे थे उसको, ठीक है। तो अब था क्या, इसको देखते हुए इसको देखते हुए जो ग्रीस के जो काफी मान लो अगर ग्रीस में कोई कभी कुछ भी करने की कोशिश करता था तो उसको क्या कर देते थे, रिवोल्यूशनरी अगर कोई बनता था तो उसको ये एक्साइल दे देते थे, निकाल देते थे, जैसे कि गुस्पी मैजनी को निकाला गया था, ठीक। तो यहाँ पे जो लोग बाहर रह रहे थे, ग्रीस से जो बाहर रह रहे थे, उन्होंने देखा कि फ्रांस और बेल्जियम में मतलब चीजें चेंज हो गई हैं, तो क्यों ना हम ग्रीस को भी फ्री करा दें। जो ग्रीस है उसको भी हम क्यों ना ओटोमन एम्पायर से फ्री करा दें। तो इसके लिए क्या था कि ये जो बाहर रहने वाले लोग थे, ये लोग 1821 से स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब स्ट्रगलिंग थे ग्रीस को ओटोमन एम्पायर से अलग कराने के लिए, ठीक है। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता था, या यूँ कह लो कि बहुत ज़्यादा उनके साथ में चीज़ें नहीं थे, साधन नहीं थे उनके पास, ठीक है, कि वो फ्री हो पाए। अब आगे क्या होता है देखो, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में हुआ था, ठीक है, ओटोमन एम्पायर के अंदर था ये ग्रीस। अब ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम दी अदर ग्रीक्स प्लस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। अब इनको क्या होता है कि जब 1821 की बात है कि भाई लोग कोशिश कर रहे थे 1821 से, लेकिन अब क्या था कि अब ग्रीक्स को सपोर्ट मिलता है, कहाँ से, तो जो एक्साइल में रह रहे थे लोग उनसे सपोर्ट मिलता है। दूसरी चीज जो दूसरी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जिनके कि सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे ग्रीक कल्चर के साथ में, ठीक है, तो उनका भी यहाँ पे इनको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जो ग्रीस थे उनको। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन वेंट टू
5 बट डाइड इन 1824 बाय फीवर। मतलब ये क्या हुआ था कि लॉर्ड बायरन जो कि इंग्लिश पोएट थे, ब्रिटिशर थे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी उन्होंने फंड इकट्ठा किया और फिर फंड इकट्ठा करके वो लड़ने भी गए, ठीक है, 1824 में ग्रीस को फ्री कराने के लिए ऑटोमन एम्पायर से। लेकिन वहाँ पे उनको फीवर आ गया और फीवर से उनकी डेथ हो गई। तो ये मतलब उनका दुर्भाग्य था कि वहाँ पे उनकी डेथ हो गई 1824 में, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, मतलब 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ। हाँ, इसको जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जो फ्रांस में 1830 में जो भी हुआ, ठीक है, जो ये मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, लुइस फिलिप को जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया, तो इसको जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जुलाई रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ कि यहाँ जो ग्रीक्स थे उनको बहुत सारा सपोर्ट मिल गया बाहर के लोगों से भी, और जो ग्रीक जो बाहर रह रहे थे एक्साइल, इन्होंने भी काफ़ी काम किया और काम कर करके इन्होंने क्या किया कि 1832 में फाइनली जो ग्रीस था उसको इन्होंने ऑटोमन एम्पायर से फ्री करा दिया एक ट्रीटी के द्वारा। कौन सी ट्रीटी हुई, तो ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये कब हुई, तो 1832 में हुई। और इसके बाद में जो ग्रीस था उसको एज ए इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, मतलब लोग उसको एज ए इंडिपेंडेंट नेशन जानने लगे, ठीक है। और ये हमारा इसी के साथ में यहाँ पे हमारा टॉपिक भी खत्म होता है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मिलते हैं उसके साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब बहुत सारी रिवोल्यूशंस होने वाली हैं, क्योंकि एज ऑफ रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है ना। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।